वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। लगभग 62 एमसीक्यूज हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन यानी ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के ये एमसीक्यूज होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। लगभग उनकी संख्या कितनी है? 62 है। ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम के अगर तृतीय सेमेस्टर में आप हैं यानी थर्ड सेमेस्टर में हैं, बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, तो आपको को करिकुलर रूप में आपको पढ़ना पड़ता है। ये बात ध्यान रखेंगे। को करिकुलर रूप में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? मानव मूल्य और पर्यावरण के बारे में आपको जानना होता है। तो यहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बताएं। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रदूषण का निवारण करता है तो उसके लिए उसको राष्ट्रीय पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? ये प्रश्न पूछा गया है। तो 1992 से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने लगा प्रदूषण निवारण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर जलीम अली, यहाँ पर गली लिख गया, गलत होगा। जलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीवन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताएं। डॉक्टर जलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीवन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए जलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किनको प्रदान किया जाता है? तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मनोबल नहीं, यहाँ पर ग्लोबल होगा। ठीक है, कर ले यहाँ पर ग्लोबल। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेप के द्वारा, या फिर यूएनएनपी के द्वारा, आईसीसीयू के द्वारा, या आईसीयूएन के द्वारा? बताएं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है किसके द्वारा? वैश्विक 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरस्कार मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आता है, सबसे सरल प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस सम्मेलन में या किस सम्मेलन के आधार पर 5 जून को पर्यावरण का दिवस मनाया जाता है? बताएं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी वहीं से प्रारंभ हो गया पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंधिको नहीं, यहाँ पर चिपको कर लेंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तो ये संबंधित है पेड़ बचाव से। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन, ठीक है, क्या कर लेंगे? चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? पेड़ बचाव से। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर अटिपिको नहीं है, यहाँ पर अपिको आंदोलन, यहाँ पर आधा पा कर लेंगे। अपिको आंदोलन किस राज्य से में चलाया गया? तो अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? फटाफट से आप बताएंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो अपिको आंदोलन जो चलाया गया था वो कर्नाटक में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन जो हुआ है ये 1973 में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर 73 दिया गया नहीं है, तो 1900 आपका 76 भी हो सकता है, हालांकि 73 कर लेंगे इसको। ऑप्शन इसको काट लीजिए, एक ऑप्शन मान लेते हैं, ऑप्शन को ही यहाँ पर आप 73 बना लीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है केरल के पलक्कड़ जिले से प्रारंभ होता है 1973 में साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। ठीक है, कहाँ से? केरल से। आपसे पूछे साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस राज्य से रिलेटेड है, तो आप बताओगे केरल से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, मेधा पाटेकर किससे संबंधित हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटेकर। अच्छा, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। और पेड़ों को लोग चिपक जाते थे पकड़ करके, अगर उसको काटो आप, तो मतलब ये था चिपको आंदोलन। टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो टिहरी बांध संघर्ष जो प्रारंभ हुआ 1978 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत, यहाँ पर परत कर ले, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था वियना सम्मेलन, वियना कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये? तो 1985 में क्या हुआ था? सहमति बन गई थी। 1985 में सहमति बनी थी 28 देशों की, 28 देशों ने इस पर सिग्नेचर किया था। ठीक है,
और 1988 में जो है ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो आपसे पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब से लागू हुआ, तो बताएंगे 1988 से। लेकिन कब उस पर सहमति दर्ज की गई? तो 1985 में सहमति दर्ज की गई। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीवित अंग का अध्ययन, जीवित अंग का अध्ययन पर्यावरण के साथ के रूप में जाना जाता है। फटाफट से आप बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवित अंग का अध्ययन पर्यावरण के साथ के रूप में जाना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में तो लागू हुआ, लेकिन 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 और 2023 में प्रश्न पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक संयुक्त अवस्था है, बताएं। पर्यावरण एक संयुक्त अवस्था है। प्रश्न है, जैविक कारक, मतलब पर्यावरण एक संयुक्त अवस्था है किसकी? तो भौतिक कारकों की, जैविक कारकों की और अजैविक कारकों की, इन सभी की अवस्था है पर्यावरण। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा आप। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मार्च में पारित हुआ, यह लागू कब हुआ? तो पारित हुआ मार्च 1986 में, 23 मार्च को पारित हुआ था। ठीक है, 23 मार्च 1986 में मान लेते हैं अगर पारित हुआ, तो ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है? प्राकृतिक प्रदूषण की अगर बात की तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा एक प्रदूषण है, या पूछ लेता आपसे। तो अगर आपसे पूछता प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण हो जाता, तो या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी एक प्राकृतिक, यहाँ प्रदूषण के स्थान पर आपदा कर ले कि कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है निम्न में से। तो प्राकृतिक आपदा वायु प्रदूषण नहीं है, बाकी चक्रवात, बाढ़ और भूकंप ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि वायु प्रदूषण जो होता है मनुष्य खुद करता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण जो है ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं, तो यहाँ पर आपदा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण क्षरण का अर्थ है। पर्यावरण क्षरण का क्या अर्थ है? देखिए, पर्यावरणीय विशेषताओं का समग्र क्षरण हो रहा है, बिल्कुल इसका मतलब भी मानवीय गतिविधियों के द्वारा लाए गए प्रतिकूल परिवर्तन, ये भी पारिस्थितिकी विविध मतलब पारिस्थितिक विविधता के कारण से पारिस्थितिक असंतुलन, तो ये भी, ये सब पर्यावरण क्षरण के अर्थ हैं। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट अगर देखेंगे तो पर्यावरणीय विशेषताओं का समग्र क्षरण जो है ये इसी में आ जाएगा, लेकिन पर्यावरण क्षरण जो है गतिविधियों के द्वारा जो परिवर्तन आता है ये भी हो सकता है, तो इसीलिए डी ऑप्शन जब दिया है तो करेक्ट आंसर इसका आपका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन, या जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से आप जानते हैं, ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइएगा। तो रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, ये किया गया था कब? 3 से लेकर के 14 जून के बीच में ये मतलब आयोजित किया गया था। 1992 ईस्वी की मैं बात बता रहा हूँ। 1992, 3 से 14 जून के बीच 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर रियो शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास को पहली बार परिभाषित किया गया। सतत विकास को पहली बार ब्रटलैंड रिपोर्ट के द्वारा परिभाषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया? 1987 में किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 लागू हुआ। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 जो लागू हुआ था, वो कब लागू हुआ था? 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। 168 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के संकेतक के रूप में सहायता करता है? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के संकेतक के रूप में सहायता करता है? तो होता है निकोटियाना जो है निकोटियामा टैबेकम। निकोटियामा टैबेकम जो होता है, ये रासायनिक नाम होता है किसका? तंबाकू का। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता सूचकांक को किस श्रेणी का मानव स्वभाव पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक को अगर बात की जाए तो कई श्रेणी में बांटा जाता है। जैसे कि अगर बताऊं मैं आपको, तो 0 से लेकर के 50 AQI आता है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, फुल फॉर्म पूछेगा। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बताओगे एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, यानी कि हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक बोलते हैं इसी को। अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 0 से लेकर के 50 तक है, तो वो सबसे अच्छा
वायु क्वालिटी मानी जाती है। अगर ये 51 से लेकर के 100 के बीच में है तो संतोषजनक है, ठीक ठाक माना जाता है। अगर लेकिन 101 से लेकर के 200 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा तो इसका मतलब समझिए कि मध्यम जो है वायु प्रदूषण है, मतलब कि वायु ठीक ठाक नहीं है, मध्यम है। लेकिन अगर 201 से लेकर के 300 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है तो इसका मतलब खराब वायु है। ठीक है, वो वायु क्या है, खराब है। अगर आपका बताए 301 से लेकर के 400 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स बताए तो इसका मतलब है बहुत खराब है वायु। ठीक है, अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अगर सबसे अधिक जो होती है वो 401 से लेकर के 500 के अगर बीच में हो जाती है तो आप जान लीजिए कि गंभीर स्थिति है। तो आपसे क्या पूछा गया, गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो गंभीर प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है कब से, 401 से लेकर के 500 के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ रहा है, तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न पिछले वर्ष 2022 या 23 में पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। बाकी और मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने दिया हुआ है। बताएं एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले ही बताओ, एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, 1910 में स्थापित हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आ चुका है, किस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र, प्रश्न क्या पूछा गया है, किस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ, बताएं UNEP का जन्म किस के दौरान हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, 1987 में। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताएं तो ये कब किया गया था, 2010 में। अगला प्रश्न, जोहान्स वर्ग सम्मेलन रियो +10 का आयोजन कब हुआ था, तो रियो +10 का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया, तो मतलब एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, मतलब उसमें कितने लोग थे एजेंडा 21 में, तो 182 देशों के साथ। अगला प्रश्न, टोरंटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था, टोरंटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था कब, 1988 में। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, वियना। ठीक है, वियना कर लेंगे ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया देना, 1989 से। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पुरस्कार से नवाजा गया, बताएं नवाजा गया जिसको, बताएं गोल्डन, प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पुरस्कार मिला, मेधा पाटेकर को मिला था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब हुई, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके बारे में आप लोगों ने जाना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के कान को क्षति पहुंचा सकती है, तो 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होती है वो मनुष्य के कान को क्षति पहुंचा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, तो कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, फटाफट से आप बताएंगे। तो अगर जो है घातक ध्वनि की बात करें तो 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है वो घातक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, बताएं तो इसमें फिर आपका डी में आप 90 कर लेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में जितनी वृद्धि होगी उतने समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्योंकि CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये गर्म करती है जो है मतलब वातावरण को, और जब जितना वातावरण गर्म होगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या फैलेगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है वैश्विक तापन, मतलब पूरे के पूरे तापमान का बढ़ना। ठीक है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है, वायु प्रदूषण कारण इनमें से क्या है, आप देखेंगे धुआं जो होता है वायु प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी गैस को अधिक प्रदूषित माना जाता है, तो अगर वातावरण को सबसे ज्यादा कोई गैस प्रदूषित करती है तो होती कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO जिसको आप बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO2 जो है
ये वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग भूल जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण करती है, ना ना ना, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषण नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड केवल वातावरण को गर्म करती है। CO सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो प्रबल हो जाता है, सी यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है, तो इसमें उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता ये, ठीक है। लेकिन CO जब होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं आपस में, तो खूब ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा गैस जो है वो प्रदूषित करती है वातावरण को, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा गर्म करती है वातावरण को। और अगर पूछे कि जो है नेशनल मतलब जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली, या तो वो बताएंगे CFC होती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने करी थी? अम्लीय वर्षा की खोज करी थी रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब खोज करी थी? 1982 में खोज करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है? CO से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा गैस वातावरण में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट? 78% पाई जाती है, ये बात ध्यान रखें। कितने परसेंट? 78%। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि से होता है? तो 80 से 90 डेसिबल ध्वनि जो है वो ध्वनि प्रदूषण के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उपयोगी, मतलब उपयोगी क्या ध्वनि प्रदूषण 80 से 90 डेसिबल अगर ध्वनि हो रही तो इसका मतलब कि वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अगला प्रश्न, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी जाती है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कोलकाता शहर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। 1863 ईस्वी में ये बात बताई गई, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की? बताएं। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग कितना है, यानी कि भारत का चौथा स्थान है? देखिए, पहले भारत का जो था वो बहुत कम था, लेकिन अब इस समय जो है क्या हो गया है, चौथे नंबर में भारत आ चुका है। यानी ग्रीन हाउस गैस मतलब हरित गृह गैस, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके उत्पादन में भारत जो है वो चौथे स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि ये ठीक बात नहीं है। क्लियर? आगे देखेंगे तो चौथा स्थान इसमें नहीं दिया गया, तो यहाँ पर चौथा स्थान कोई कर लेंगे, यानी बी ऑप्शन में 4 आप बना ले। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति के उत्थान के लिए किस मिशन की स्थापना करी थी? आप सभी लोगों को पता है किस मिशन की स्थापना करी थी स्वामी जी ने? किस मिशन की स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। किसने? स्वामी जी ने। ये बात ध्यान रखें, किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण जी कौन है? रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ये बात ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामकृष्ण मिशन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षा प्रसार, धर्म प्रसार, शिक्षा प्रसार, जन सेवा। तो रामकृष्ण मिशन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है जन सेवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए थे, उनको मैंने सोचा आपको करवा दिया जाए। तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। क्लियर? देखिए, अगला प्रश्न, 7 सामाजिक पाप किसने लिखा है? बताएं। 7 सामाजिक पाप लिखा किसने है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, 7 सामाजिक पाप की सूची किस सन में प्रकाशित की गई? तो 7 पाप की सूची जो प्रकाशित की गई थी 22 अक्टूबर 1925 को प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? 7 सामाजिक पाप की सूची जो है वो यंग इंडिया पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो ये थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किस शिक्षा पर बल दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। तो बताएं, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किस शिक्षा पर बल दिया? तो मूल्य आधारित शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट आचरण। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ सिद्धि की कामना के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसी को बोलते हैं भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रमुख कार्य क्या हैं? व्यक्ति को लोभी स्वभाव हो जाता है भ्रष्टाचार में। देश का लचीला कानून, महत्वाकांक्षा में घटोत्तरी होती है। महत्वाकांक्षा में क्या होती है? घटोत्तरी होती है इससे भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार ये होता है। क्लियर? एक बात और ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 9 सितंबर 1988 में जो है भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम पारित हुआ।
आगे देखेंगे तो इस तरीके से ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप रट डालिएगा एकदम से। अगला प्रश्न है, और भी मैंने मॉडल पेपर कई सारे दिए हैं तो उनको आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो आप बताओगे रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न मूल्यों की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए मूल्यों की विशेषताओं की अगर बात करें, मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है मूल्य को, ठीक है। वांछनीय और संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी 2022 में और 2023 में प्रश्न पूछा गया और 2024 में 2-3 विश्वविद्यालय में आया है ये। अगला प्रश्न है, मूल्यों की प्रकृति होती है, बताएं। मूल्यों की प्रकृति धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, ए और बी दोनों प्रकार के मूल्य होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में मूल्यों के निर्माण का दायित्व किसका होता है। बच्चों में मूल्यों के निर्माण का दायित्व जो होता है वो परिवार का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मूल्यों को अगर बात की जाए तो इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक साधनात्मक मूल्य होते हैं, एक आंतरिक मूल्य है, एक तथ्यात्मक मूल्य है और एक आदर्शात्मक मूल्य है, यानी कि ए और बी दोनों। ए ऑप्शन इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मैली के अनुसार 4 साधनात्मक मूल्य कौन कौन से हैं। तो मैली ने पहला जो मूल्य बताया वो बताया कि आयोजन, दूसरा कौशल, तीसरा क्रम और चौथा प्रवीणता। ये 4 प्रकार के साधारणात्मक मूल्य होते हैं। मैली ने कहा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह मूल्य जिसमें अन्य वस्तु को प्राप्त करने की उपयुक्तता होती है तथा अन्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए साधन का कार्य करता है, वो मूल्य कौन सा मूल्य कहलाता है। वही मूल्य होता है साधनात्मक मूल्य। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथ्यात्मक मूल्य होते हैं ऐच्छिक, बिल्कुल ठीक है, तथ्यात्मक मूल्य जो होते हैं वो ऐच्छिक होते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शात्मक मूल्य का आधार क्या है। आदर्शात्मक मूल्य जो होते हैं, आइडियल वैल्यूज का जो आधार होता है वो होता है धार्मिक आधार। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पार्कर के अनुसार मानव आचरण को करने वाले प्रमुख मूल्य हैं। तो पार्कर एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि प्रेम, कला, स्वास्थ्य, ज्ञान, विवेक, सुख, महत्वाकांक्षा, कार्यकुशलता और खेल, धर्म, ये सब जो है ये मानव आचरण को करने वाले मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी चीजों को उन्होंने बताया। अच्छा, पार्कर ने कितने मूल्यों मतलब मूल्यों को कितने भागों में बांटा है। तो पार्कर महोदय ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा है। एक होता है क्रियात्मक मूल्य और एक होता है कल्पनात्मक मूल्य, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, वह मूल्य जो वातावरण से समायोजन और उसके मध्य अंतःक्रिया हेतु आवश्यक होता है उसी को क्रियात्मक मूल्य कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रोफेसर नायडू ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा। प्रोफेसर नायडू ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा। कौन कौन से। पहला आर्थिक मूल्य, दूसरा शारीरिक मूल्य, तीसरा सामाजिक मूल्य, चौथा मनोवैज्ञानिक मूल्य, पांचवा दार्शनिक मूल्य और छठवां आध्यात्मिक मूल्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मूल्य की अगर बात की जाए तो वैल्यूअर शब्द से बना हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। और वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो हुई लैटिन भाषा से हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे, लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओके, तो मूल्य क्या होता है। फ्रांसिस और मैगरबी कहते हैं कि मूल्य वह आदर्श स्तर है जिससे क्या होता है, मनुष्य अपने विकल्पों के चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है, वो मूल्य होता है। क्लियर। तो मूल्य हमको अच्छे और बुरे की पहचान करवाता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ को बताता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 62 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में समझ लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत ही कम समय में हमने लगभग 62 प्रश्नों को समझ लिया। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। धन्यवाद बहुत बहुत।